रश्मि आनंद, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। आज हम अरस्तू जी के बारे में पढ़ रहे हैं। पहले हमने 2 वीडियो अरस्तू जी की डाली हुई हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जिसमें हमने उनका जीवन परिचय और उनके विचार के बारे में पढ़ा था। तो आज हम उनकी अध्ययन पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। उनकी अध्ययन पद्धति कैसी है, तो आइए हम देखते हैं। तो इनको पहला राजनीतिक विचारक कहा जाता है। अब ये पहला राजनीतिक विचारक किसने कहा है? मैक्सी ने। तो डायरेक्ट क्वेश्चन तो पहला यही बन रहा है कि पहला राजनीतिक विचारक अरस्तू को किसने कहा है? तो मैक्सी ने कहा है। तो अब इनको पहला राजनीतिक विचारक क्यों कहा जाता है? तो इनके जो पूर्व प्रचलित सिद्धांत थे, सभी जो विचारक थे, उन्होंने जो पूर्व प्रचलित सिद्धांत दिए हैं वो केवल क्या है? कल्पनाओं पर ही टिका है। मतलब केवल कल्पना ही के, जैसे इनके गुरु जो प्लेटो थे उन्हीं को ले लिया जाए। उन्होंने क्या किया? उनकी जो प्लेटो की बुक थी, प्लेटो की बुक रिपब्लिक, अब इन्होंने जो रिपब्लिक में अपने आदर्श राज्य की कल्पना की है, केवल कल्पना ही की, वो कहीं लागू नहीं हो सका। मतलब कि ये केवल कल्पना ही करते रह गए, वो व्यवहारिक रूप में कहीं लागू ही नहीं हो सका। अब ये क्या करते हैं? अरस्तू आते हैं, इनके जो शिष्य थे प्लेटो के, तो प्लेटो के शिष्य आते हैं, शिष्य हो गए अरस्तू। इन्होंने क्या किया? इन्होंने 158 देशों का संविधान का अध्ययन किया। देशों के संविधान का अध्ययन, उनका अध्ययन किया। ठीक, अब ये अरस्तू आते हैं जो प्लेटो के शिष्य थे। इन्होंने बहुत से देशों के संविधानों का अध्ययन किया। 158 देशों के संविधान का अध्ययन करके ये क्या करते हैं? जो राजनीति शास्त्र था उसको अन्य जो सामाजिक शास्त्र थे उस समय, उससे पृथक किया और राजनीति को एक स्वतंत्र रूप प्रदान किया। इसलिए इनको पहला राजनीतिक विचारक माना जाता है। ठीक, तो यहाँ से हमको अरस्तू को पहला राजनीतिक विचारक माना जाता है। एक क्वेश्चन ये बन रहा है। अब दूसरा क्वेश्चन ये बन रहा है कि पहला राजनीतिक विचारक अरस्तू को किसने कहा है? तो मैक्सी जी ने कहा है। तो यहाँ से हम 2 क्वेश्चन निकालें। ठीक, तुलनात्मक पद्धति, इनकी अध्ययन पद्धति, पहला नंबर तुलनात्मक पद्धति। तो हम देखते हैं तुलनात्मक पद्धति को इन्होंने अपनाया। मतलब कि बहुत से देशों के संविधानों का अध्ययन करके, उसका तुलनात्मक अध्ययन करके एक निष्कर्ष पर पहुंचे। तो इन्होंने तुलनात्मक पद्धति को अपनाया, बहुत से सारे देशों के संविधानों का अध्ययन किया तुलनात्मक, और एक उसका संश्लिष्ट रूप प्रदान किया, क्रमबद्ध निरूपण किया। अब आगमनात्मक पद्धति को अपनाया इन्होंने। अब आगमनात्मक पद्धति हम इनकी देखते हैं। तो अभी यहीं से सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा एक फिगर से। तो पहले हम इनके जो प्लेटो थे गुरु, उनकी पद्धति को देखते हैं। तो इनकी जो पद्धति थी अध्ययन पद्धति, निगमनात्मक को अपनाया था इन्होंने, निगमनात्मक पद्धति। अब ये क्या करते हैं? प्लेटो निगमनात्मक पद्धति को अपनाया है। ये कहते हैं इनके अनुसार इन्होंने क्या किया? केवल नियम ही दिया, इन्होंने केवल सिद्धांत ही दिया। ठीक, ना से नियम आ गया। ठीक, तो इन्होंने क्या किया? केवल नियम ही दिया, वो नियम कहीं लागू ही नहीं हो सका। वो नियम क्या होगा? कहीं लागू नहीं हुआ, केवल नियम ही देते रह गए, केवल कल्पना ही करते रह गए। अब जो अरस्तू आते हैं, इनके शिष्य अरस्तू आते हैं, प्लेटो के शिष्य अरस्तू जी क्या करते हैं? आगमनात्मक पद्धति को अपनाते हैं। ठीक, अब ये आगमनात्मक पद्धति को अपनाते हैं। आगमनात्मक पद्धति में क्या हो गया? पहले इन्होंने क्या किया? बहुत से देशों के संविधानों का अध्ययन किया और वहां से विचारों को उठाया। ठीक, अब विचारों को उठा के एक जगह
सब जो नियम कानून थे उसको एक जगह क्या है, उसका यही नियम हो गया। ठीक, नियम सिद्धांत को एक जगह रख दिया। तो ये क्या करते हैं, बहुत से सारे देशों के संविधानों का अध्ययन करते हैं, पहले उसका अध्ययन करके एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तो इनकी अध्ययन पद्धति क्या हो गई, आगमनात्मक पद्धति होगी। पहले इन्होंने बहुत से देशों के संविधानों का अध्ययन किया, उसका विश्लेषण किया, एनालिसिस करके बहुत से संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन करके एक नियम सिद्धांत बनाया कि राज्य कैसा होना चाहिए, उसकी शासन व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, वहाँ की नागरिकता, शासन प्रणाली, संविधान, कानून व्यवस्था सब कुछ कैसा होना चाहिए। तो उसमें एक यहाँ पे नियम बना दिया। तो इन्होंने आगमनात्मक पद्धति को अपनाया। तो यहाँ से आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो यहीं से पूरा यही फिगर से जो है कंसेप्ट पूरा निकलता है, इनका जो विचार है। तो पहला राजनीतिक विचारक इनको कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने राजनीति को एक स्वतंत्र रूप प्रदान किया था। अंसाबाजी जो शास्त्र से उस समय प्रचलित सिद्धांत थे उसे पृथक रूप प्रदान किया। इनकी पद्धति क्या है, तुलनात्मक पद्धति को बनाया इन्होंने, आगमनात्मक पद्धति को बनाया, विश्लेषणात्मक, बहुत से कंट्रीज के संविधानों का एनालिसिस करके इन्होंने एक नियम कानून बनाया जहाँ से शासन व्यवस्था संचालित होगी। और बहुत से जो कानूनों मतलब बहुत से देश के संविधानों का जो अध्ययन करके इन्होंने निष्कर्ष निकाला, उसको एक जगह संश्लिष्ट कर दिया। यहीं से सारा कंसेप्ट क्लियर होता है। तो नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक क्यों कहा जाता है। तो अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। अब पहले तो यहीं से क्वेश्चन बन रहा है कि राजनीति विज्ञान का जनक कौन है, तो अरस्तु है। तो राजनीति विज्ञान का जनक अरस्तु कहलाते हैं। पहला राजनीतिक विचारक अरस्तु है। पहला राजनीतिक विचारक अरस्तु को किसने कहा है, मैक्सी ने कहा है। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ से। तो अरस्तु को अरस्तु क्या है, राजनीति विज्ञान का जनक कहलाता है। संविधान का जनक भी कहा जाता है, संविधानवाद का जनक भी अरस्तु को ही कहा जाता है। तो इन्होंने क्या किया, राजनीति को एक स्वतंत्र रूप प्रदान किया। सबसे पहले इन्होंने ही राजनीति को एक स्वतंत्र रूप प्रदान किया। इन्होंने स्वयं के द्वारा जो नियम कानून बनाए इन्होंने बहुत से कंट्रीज का अध्ययन करके। तो इसी कारण इसके पहले ऐसा कोई भी विचारक नहीं कर सका, मतलब कि एक क्रमबद्ध अध्ययन किया इन्होंने और राजनीति को नीति शास्त्र से पृथक किया। अब यहाँ हम देखते हैं इनको जो प्लेटो थे, गुरु प्लेटो थे, प्लेटो ने क्या किया, कहा कि तो प्लेटो कहते हैं कि राजनीति जो है, राजनीति और नीति शास्त्र, ठीक, राजनीति और नीति क्या है, नीति, राजनीति और नीति शास्त्र, ये जो दोनों क्या है, मिश्रित हैं। ये दोनों मिश्रित हैं। मतलब ये कहते हैं कि राजनीति और नीति शास्त्र क्या है, एक दूसरे में मतलब घुले हुए हैं, मिश्रित हैं, इनको अलग नहीं किया जा सकता है। लेकिन अरस्तु जी आते हैं, वो कहते हैं कि इससे क्या है, राजनीति का जो वास्तविक रूप है वो उभर कर सामने नहीं आ जाता और राजनीति क्या है, इसी में सिमट कर रह जाती है नीति शास्त्र में। तो ये कहते हैं इस प्रकार से राजनीति क्या है, नीति शास्त्र का एक उप विभाग हो गई है, उसका क्या स्वतंत्रता छीन गई है। तो ये राजनीति को स्वतंत्र रूप प्रदान करने के लिए क्या करते हैं, उसको राजनीति को नीति शास्त्र से अलग कर देते हैं, राजनीति को नीति शास्त्र से पृथक कर देते हैं, ठीक, नीति शास्त्र से पृथक कर देते हैं, मतलब अलग कर देते हैं। तो ये यहाँ से भी क्वेश्चन डायरेक्ट बना है। तो राजनीति को नीति शास्त्र से पृथक करने का काम किसने किया है, तो अरस्तु ने किया है। और इनके जो गुरु थे प्लेटो, उन्होंने कहा है राजनीति और नीति शास्त्र क्या है, एक दूसरे में मिली घुली हुई है, मिश्रित है, उसको अलग नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये कहते हैं, इनका विचार रहता है कि राजनीति क्या है, इससे नीति
राजनीति का निशास का एक उप विभाग बनकर रह गई है और राजनीति जो वास्तविक रूप होना चाहिए वो नहीं है। इस प्रकार से उसकी स्वतंत्रता छीन गई है। तो ये क्या करते हैं, राजनीति को नीति शास्त्र से पृथक करके राजनीति को एक स्वतंत्र रूप प्रदान करते हैं। तो अरस्तु राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। अब विषय के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया है इन्होंने, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया है, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, बहुत से सारे संविधानों का लगभग 158 देश के संविधानों का अध्ययन किया था और एक क्रमबद्ध रूप से नियम कानून सिद्धांत बनाया। तो इनकी अध्ययन पर जो राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है, विषय के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया। उस समय क्या था, इन्होंने जो राजनीतिक व्यवस्था थी उसको वैज्ञानिक आधार प्रदान किया। राजनीतिक विज्ञान को स्वतंत्र रूप प्रदान किया। जैसा कि हमने देखा कि प्लेटो ने कहा नीति शास्त्र और राजनीति जो है एक दूसरे में मिली जुली हुई है, तो अरस्तु ने राजनीति को नीति शास्त्र से पृथक करके उसको स्वतंत्र रूप प्रदान किया। यथार्थवादी विचारक के रूप में जाना जाता है, इनको व्यवहारिक विचारक के रूप में जाना जाता है। इनके द्वारा जो नियम कानून बनाए गए वो कहीं ना कहीं आधुनिक रूप में वो सब जगह लागू हैं। तो यथार्थवादी विचारक के रूप में जाने जाते हैं। ठीक, राज्य के पूर्ण सिद्धांत का क्रमबद्ध निरूपण किया। अब इन्होंने कहा है कि राज्य का पूर्ण सिद्धांत, राज्य कैसा होना चाहिए, ये कहते हैं राज्य होगा, राज्य का जन्म, शासन व्यवस्था वहां की कैसी होगी, शासन व्यवस्था, वहां का संविधान कैसा होगा, नागरिकता कैसी होगी, ये सब क्रांतियां कैसी होगी, तो इस सब पर विचार करते हैं। तो राज्य के पूर्ण सिद्धांत का क्रमबद्ध निरूपण किया है इन्होंने। तो ये इनके जो विचार थे वो कहीं ना कहीं बहुत ही दूरदृष्टि के थे। तो इन्होंने इस सब पर विचार किया है, राज्य के अंगों का निरूपण किया है। अब राज्य के अंग हो गए, राज्य का अंग हो गया, राज्य का अंग अब कौन कौन से हैं, सरकार के अंग, सरकार के अंग, सरकार के अंग। अब सरकार के अंग हम देखते हैं, इन्होंने क्या किया, नीति निर्धारक, प्रशासकीय, और न्यायिक व्यवस्था। तो ये इस प्रकार से बताते हैं सरकार के अंग कौन कौन से होंगे। नीति निर्धारक जो आधुनिक रूप में विधायिका है, जो कानून बनाती है, तो विधायिका हो गई। प्रशासकीय यहाँ पर हो गया कार्यपालिका, और नेक्स्ट है कार्यपालिका, नेक्स्ट है न्यायपालिका। तो इनके जो सरकार के अंग थे विभिन्न प्रकार के, नीति निर्धारक, प्रशासकीय और न्याय, कहीं ना कहीं आधुनिक रूप से ये समान है। तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के रूप में देखा जा सकता है। यहीं से इनका जो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत यहीं से निकलता है। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, पृथक्करण। अब ये क्या कहते हैं, ये जो विधायिका है, जो नीति निर्धारक है, प्रशासकीय, कार्यपालिका हो गई, और न्यायिक जो न्यायपालिका हो गई, ये क्या है, शक्ति पृथक्करण। मतलब ये अपनी अपनी शक्तियों का अलग अलग, मतलब एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ये अपनी अपनी शक्तियों का प्रयोग करेंगे। तो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत देते हैं कि ये जो तीनों अंग हैं ये क्या करेंगे, ये एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, जिससे क्या है, संतुलन और नियंत्रण बना रहेगा। तो इस प्रकार से इन्होंने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया और नियंत्रण और संतुलन पूर्ण व्यवस्था की स्थापना की। तो सरकार के अंगों का निरूपण इन्होंने किया। कानून की सर्वोच्चता का प्रतिपादन। अब ये कानून को सर्वोच्च मानते हैं, कानून क्या होगा, सर्वोच्च होगा। तो
संविधानवाद का जनक कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने कानून को सर्वोच्च माना है। ये कहते हैं, इनके जो गुरु थे प्लेटो ने क्या किया कि एक जो बहुत ही बुद्धि संपन्न व्यक्ति होगा, बहुत ही बुद्धि वाला होगा, उसी को क्या है दार्शनिक राजा बना दिया जाएगा और संपूर्ण शक्तियां उसी को सौंप दी जाएगी, वही शासन व्यवस्था को संचालित करेगा। लेकिन ये क्या कहते हैं कि किसी एक व्यक्ति को शासन संचालित मतलब शासन नहीं सौंपा जा सकता। इसके लिए क्या करते हैं, एक संविधान लाएंगे, संविधान के अनुसार एक कानून व्यवस्था लाएंगे, उसी के अनुसार सारा शासन चलाया जाएगा। तो ये कानून को सर्वोच्च मानते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, संविधानवाद का जनक कहा जाता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो संविधानवाद का जनक यहीं से, क्योंकि इन्होंने कानून को सर्वोच्च माना है। तो संविधानवाद का जनक कहा जाता है अरस्तु जी को। राजनीतिक संस्थाओं को आर्थिक आधार प्रदान किया है। अब ये आर्थिक आधार प्रदान करने के बाद ये हो गया अमीर वर्ग, अमीर वर्ग हो गया, और ये हो गया गरीब वर्ग। ठीक, इन दोनों में क्या है, हमेशा संघर्ष चलता रहता है, हमेशा क्या है, संघर्ष चलता रहता है। हम समझते हैं जहाँ की आर्थिक प्रणाली अच्छी होगी, जहाँ का आर्थिक आधार अच्छा होगा, वहाँ की शासन व्यवस्था अपने आप ही अच्छी होगी। तो इस प्रकार से हम यहाँ देखते हैं, एक गरीब वर्ग हो गया, एक अमीर वर्ग हो गया, इन दोनों में क्या है, हमेशा संघर्ष चलता रहता है। अब ये क्या करते हैं, ये कहते हैं इसके बीच का जो मार्ग होगा, जो मध्यम वर्ग होगा, ठीक, जो मध्यम वर्ग होगा वो उसी से एक अच्छा आर्थिक व्यवस्था संचालित होगी। तो ये मध्यम वर्ग को कहते हैं, जब तक मध्यम वर्ग नहीं बन जाता तब तक एक अच्छी आर्थिक व्यवस्था नहीं होगी। तो ये मध्यम वर्ग को अपनाते हैं, मध्यम मार्ग को अपनाते हैं। मध्यम मार्ग क्या करता है, इन दोनों पर नियंत्रण करता है। ठीक, तो इन दोनों पर नियंत्रण करता है। तो आर्थिक आधार यहाँ पे ये कहते हैं कि जो संपत्ति का स्वामित्व होगा, जो संपत्ति पर अधिकार है वो व्यक्तिगत तो होगा, एक व्यक्ति जो है उस पर अपना अधिकार जमा सकता है, लेकिन उसका उपयोग जो होगा, उसका उपयोग जो होगा वो सार्वजनिक होगा। सार्वजनिक मतलब सब लोग समान रूप से उसका उपयोग कर सकेंगे। तो अरस्तु जी कह रहे हैं जो संपत्ति का स्वामित्व है वो व्यक्तिगत तो होगा, लेकिन उसका उपयोग सार्वजनिक होगा। इसीलिए ये यहाँ कहते हैं कि मध्यम वर्ग जो है, मध्यम वर्ग अमीर और गरीब में संतुलन नियंत्रण बनाए रखता है, इसलिए मध्यम वर्ग को व्यवस्था सौंपते हैं। और ये व्यक्तिगत जो व्यवस्था है संपत्ति की, इसको कहते हैं होनी चाहिए, लेकिन उसका उपयोग क्या हो जाना, सार्वजनिक होना चाहिए। तो ये राजनीतिक संस्थाओं को आधार प्रदान कर रहे हैं। तो हमने देखा इनकी अध्ययन पद्धति और अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक क्यों कहा जाता है, ये हमने देखा। तो आगे नेक्स्ट वीडियो में हम इनके अगले विचारों के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।